महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप तक लेकर आता है रात के अंधेरे में। उस रात मैं बड़े आराम से ही सोया था। वैसे जो कुछ भी मैंने देखा वो क्या था पता नहीं, मगर माँ और पिताजी से बात करने के बाद मन बड़ा प्रसन्न सा था। हालांकि काफी देर तक नींद नहीं आई थी, क्योंकि बाहर मेंढकों और झींगुरों ने ऐसी संगीत सभा जगाई थी कि नींद तो बड़ी मुश्किल से आने वाली थी। और वैसे भी नई जगह में मुझे नींद जरा कम ही आती है, मगर अनजाने में ही कब नींद के झोंके ने मुझे छू लिया। नींद टूटा कुछ लोगों की बातों की आवाज से। मैं चौंक गया। अरे मेरे दोस्त मुझे बिना बताए ही बाहर जाकर गप्पे मार रहे हैं क्या? आवाज में तो कुछ वैसा ही अनुभव था। मैं धीरे से बिस्तर से उठ गया। पाया हाँ, मेरे साथ सोए दोस्त मेरे आसपास नहीं थे। मतलब ये लोग बाहर जाकर मस्ती कर रहे हैं और मुझे सुला कर रखा है। कमरे से बाहर निकला, मगर बाहर का परिदृश्य कुछ और ही था। पास ही के कमरे में जो हम लोग जब घूम रहे थे तब तो ताला बंद था। 3-4 आदमी बाहर खड़े थे। अंदर तेज गैस बत्ती की रोशनी थी। बाहर के वे लोग कुछ बातें कर रहे थे, अंदर भी बात करने की आवाज आ रही थी। कुछ महिलाओं की हल्की हल्की रोने की भी आवाज आ रही। मैं धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ चला। बाहर खड़े उन लोगों से पूछा, क्या हुआ है? आप लोग कौन हैं? मेरी आवाज सुनकर वो चौंके। बिना कुछ कहे वो अजीब नजरों से मुझे देखते रहे। मुझे बेहद आश्चर्य लग रहा था, आखिर ये सब हो क्या रहा है। मैं धीरे धीरे उन लोगों को हटाता हुआ कमरे के अंदर जाने लगा। तभी एक महिला का स्वर सुनाई दिया, अरे हटो 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 हटो, आप लोग भी बीच दरवाजा घेर के खड़े, हटिए जल्दी। एक महिला भिगोने में गर्म पानी लेकर जाती हुई दिखी। अंदर के लोगों को चीरता हुआ भी मैं थोड़ा सा अंदर ही गया था कि अचानक जो दृश्य मुझे दिखा वो बेहद ही आश्चर्यजनक था। बिस्तर पर वही लड़की लेटी हुई थी, वैसी ही सफेद साड़ी, सिर मुड़ाए हुए, लग रहा था जैसे बहुत बीमार है। मगर इसके साथ साथ मेरे कानों में पड़ी एक और आवाज, बाबू सोना। मैं चौंक पड़ा। ये आवाज तो मेरी बहुत पहचानी हुई है। मैं इस आवाज की मालकिन को अच्छे से जानता हूं। मेरी नजरें भीड़ में उसे ढूंढने लगी। बाबू सोना। एक बार फिर से वही आवाज मेरे कानों में थी। मैं चौंक कर इधर उधर देख ही रहा था कि अचानक उस लड़की के ठीक पास, उसके सिर पर हाथ गुलाती हुई उस महिला पर मेरी नजर टिक गई। बड़ी माँ? हाँ, ये बड़ी माँ ही थी। मैं बोल पड़ा, बड़ी माँ, तुम यहां? उसने चेहरा मेरी ओर किया। मेरा दिल खुशियों से भर आया। बड़ी माँ,
बचपन से बड़ी माँ मुझे बहुत प्यार करती थी। गांव में जाने पर उनके प्यार दुलार से मैं ओत-प्रोत हो जाता था। अपना लड़का ना होने की वजह से दोनों ने मुझे ही अपना लड़का मान रखा था, इसलिए गांव के वो दिन मेरी जिंदगी के सबसे सुखी दिन थे। वहां पहुंचकर तो पिताजी भी मुझे डांट नहीं पाते थे, बड़ी माँ और बड़े पापा उन्हें भी डांट देते थे। आज पूरे 5 साल बाद बड़ी माँ को देख रहा हूं। बचपन से वो मुझे बाबू सोना बुलाती थी। बड़ी माँ तुम यहां क्यों? क्या करूं बेटा, आना पड़ा, उसने बुलाया मुझे। बड़ी माँ तुम यहां से चलो मेरे साथ, हम लोग पास ही के कमरे में हैं, वहां चलो। बड़ी माँ कैसे जाऊं बेटा, मेरे पैर जो यहां बंधे हुए हैं। मैं चौंक पड़ा। बड़ी माँ अपनी जगह से हिल नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था किसी ताकत ने उन्हें बांध रखा है, मगर बड़ी माँ मेरे सामने कैसे हो सकती है? वो मुझसे बातें कैसे कर सकती है? 5 साल पहले तो उनका भी देहांत हो चुका है। फिर अचानक ही जैसे मेरे चारों ओर खड़े लोगों के चेहरे बदलने लगे। उनके चेहरों में बहुत सी भयावहता आने लगी। वो लोग मुझे देखकर खतरनाक तरीके से हंसने लगे थे। कौन है आप लोग? कौन है आप लोग? अगले ही पल आंख खुली तो सवेरा हो चुका था। ओह, मैं सपना देख रहा था। अचानक हाबू बोल पड़ा, ओ भाई साहब, तो आप उठ गए? क्या तमाशा है यार तेरा, हैं? रात भर मुझे परेशान करके रखा है। क्या मतलब? रात को भाई साहब उठ कर बैठ जा रहे हैं, पता नहीं कहां जाने के लिए। क्या अंग्रेजी में कविताएं दोहरा रहे हैं। फालतू के मजाक मत कर, मुझे डरा मत। ओ भाई, आपकी बार मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। सच में कल रात तूने बहुत परेशान किया है। नींद में बार बार उठ जा रहा था, कविता बड़बड़ा रहा था। तुझे क्या नींद में चलने की बीमारी है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, आज रात को जब सोएगा ना, तेरे वीडियो रिकॉर्डिंग करके रखूंगा, फिर दिखाता हूं, तब तुझे समझ में आएगा। मगर हाबू की बातों से मैं आश्चर्यचकित था। अंग्रेजी की कविताएं, मगर अंग्रेजी की कविताएं तो बड़े पापा सुनाया करते थे और मुझे वो कविताएं कभी समझ में नहीं आई थी। फिर मैं कैसे उन कविताओं को बोल रहा था, वो भी नींद में? मगर फिर दिन भर के क्रियाकलापों में मैं सब कुछ जैसे भूलता गया। रामफल काका ने हमारे लिए काफी सारी तैयारियां कर दी थी, नाश्ता वगैरह बना दिया था। हम सब यहाँ के आसपास के इलाके और खासकर जलप्रपात घूमने के लिए निकल पड़े। दिन भर कैसे बीता पता ही नहीं चला। कल रात तक की परेशानियों को जैसे हम लोग भूल ही गए थे। बेहद खुशनुमा माहौल में हम नाचते गाते एक पिकनिक मनाते हुए वापस बंगले की तरफ आ रहे थे। रात का अंधेरा छाने लगा था। बंगले में पहुंचकर कुछ और ही हालात थे। रामफल काका ने महुए का इंतजाम कर रखा था। वैसे हल्की फुल्की ड्रिंक्स हम लोग लेते थे, महुए के बारे में सुना भी था, मगर पिया हम में से किसी ने नहीं था। उन्होंने कहा, बाबू लोग अगर पीना चाहे तो ले सकते हैं, ऐसे कोई जरूरी नहीं है, नहीं लेंगे तो भी चलेगा। मगर ये मौका कौन चूकता है? घर से दूर जो चाहो करो। हम लोगों ने छक्कर महुआ पिया और उसके नशे में झूम उठे। दिन भर की थकान के बाद रामफल काका ने कहा, अब आप लोग सो जाइए। मगर हम में से कोई भी सोने की मूड में नहीं था।
कल रात को बॉनफायर अनसक्सेसफुल रहा था, इसलिए हमने उनसे कहा आज की रात तो हम बॉनफायर करके रहेंगे, फिर कल घर जाना है, फिर वही ढर्रे की जिंदगी। मगर आज की रात बॉनफायर हम वहां नहीं करते जहां कल रात को किया था। पता नहीं वहां पर क्या है जो स्पीकर काम नहीं कर रहे थे। तय किया टूटी हुई परी की मूर्ति के ठीक पास वाले जगह पर हम बॉनफायर करेंगे। आग जलाकर गाना चलाने की कोशिश की। आश्चर्यजनक तौर पर आज स्पीकर ठीक से काम कर रहे थे। हम लोगों की खुशी का ठिकाना रहा। गाना चलाकर हम खूब नाचने लगे। अबे 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 देख देख मार दूंगा, ऐसा मत कर। हम लोगों का शोर बढ़ता ही जा रहा था। अचानक रामफल काका आकर बोले, बाबू लोग इतना शोर मत करिए, देखिए वो नाराज हो जाएगी, बाबू लोग मुसीबत हो जाएगी। मगर मानने के मूड में कौन था? हर कौन नाराज होगी। नाचते नाचते हम सब थक गए थे और पास ही के घास पर बैठ गए। बॉनफायर धधक रहा था और उसकी आग में वो मूर्ति बहुत ही अजीब सी लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस मूर्ति में जान पड़ गई हो। तभी मेरी नजर उस मूर्ति पर पड़ी। ऐसा लगा अपनी जगह से थोड़ी सी सरक गई है ना। मेरी बातें मेरे दोस्तों को कहते हुए हंस पड़े। लो, पैंट में मूतने वाले भाई साहब फिर से डरने लगे और अगले ही पल वो हुआ जिसकी हम में से किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। पप्पू परी की उस मूर्ति के ऊपर चढ़ने लगा। अरे अरे क्या 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 कर रहा, गिर जाएगा। कोई नहीं गिरने वाला। आज मैं माउंट एवरेस्ट पे चढ़ूंगा और इस परी की मूर्ति के साथ टिकटॉक वीडियो बनाऊंगा। कहता हुआ पप्पू धीरे धीरे मूर्ति के ऊपर चढ़ते हुए उसके गले तक पहुंच गया। गले को पकड़कर उसने कहा, मैं अपनी परी के साथ एटलांटिस की तरफ जा रहा हूं। उसकी उस मस्ती और खुमार में कुछ पल के लिए हम सब भी शामिल हो गए थे। हम सब भी हंसने लगे। मेरे परे राने, मैं तेरा राजकुमार। मगर अगले ही पल सूखा आसमान काले बादलों से भर आया। कान फाड़ती हुई बिजलियां चमकनी शुरू हो गई। तभी पप्पू जैसे किसी के जोरदार धक्के से जमीन पर आकर गिरा और इसके साथ साथ हम सब ने देखी उसी लड़की को खड़े हुए, जिसे अभी तक सिर्फ मैं देख रहा था। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। सबकी आंखें फटी फटी सी थी। मैंने महसूस किया था मेरे सभी मित्र डर से कांप रहे थे। उसी पल पास ही एक पेड़ की मोटी सी डंगाल कड़कड़ाकर ठीक मूर्ति के पास ही गिरी। हम लोग सभी छिटक कर वहां से दूर हट गए। अगर नहीं हटे होते तो शायद एक बड़ी दुर्घटना घट गई होती। अचानक ही
रामफल काका दौड़ते हुए आए। क्या किया बाबू आप लोगों ने? ये क्या कर दिया बाबू? उनकी बातों से पता चला इस घर में परी अकेले रहती है। परी बीमार है, उसे से बाहर निकल आता था। तभी उन्होंने एक युक्ति निकाली। एक गरीब अनाथ लड़के को खोजकर उन्होंने घर जमाई बना लिया। परी की शादी होने लगी। शादी के दिन बनारसी साड़ी में सजी धजी परी बिल्कुल गुड़िया जैसी लग रही थी। मगर दाद देनी पड़ेगी सनातन बाबू की भी। दूल्हा भी कोई ऐसा वैसा नहीं था, राजकुमार सा था। फिर परी गृहस्थ जीवन जीने लगी। सनातन बाबू की खुशियों का ठिकाना न था। मगर कहते हैं ना, इंसान अगर बहुत ज्यादा सुखी और खुश हो जाए तो देवताओं की नजर लग जाती है। ऐसा ही राय परिवार में हुआ। उस समय हैजे की महामारी फैली और इसी बीमारी ने चपेट ले लिया परी के दूल्हे को। परी की जिंदगी अब वैधव्य के दुख में भर चुकी थी। रंगीन कपड़ों की जगह पहनने लगी सफेद साड़ी। परी की वो घनी काली जुल्फों की जगह थी उसका घुटा हुआ सिर। मांस मछली मिठाई की जगह अब उसे खाने को मिलते थे सिर्फ आधे उबले चावल। और उम्र भी कोई बहुत बड़ी नहीं। उस समय तो कम उम्र में शादी हो जाती थी ना। 15 साल की उम्र में परी को ये दुख देखना पड़ रहा था। सनातन बाबू का दिल जैसे फट पड़ा था, मगर समाज के नियमों के आगे वो क्या कर सकते थे। मगर अभी भी नियति को दया नहीं आई। अचानक ही परी की तबीयत खराब रहने लगी और डॉक्टरों ने बताया उसे टीबी है। उस जमाने में टीबी की दवा कहाँ थी। बस टीबी के मरीज को हवा पानी बदलना यही दवा दी जाती थी।
यही सोचकर सनातन बाबू परी के साथ इस जगह आकर रहे। यहाँ का पहाड़ी इलाका, यहाँ की अच्छी हवा शायद परी का स्वास्थ्य ठीक कर दे। परी को सारे नियमों से अलग कर दिया गया। उसका खान पान सब अच्छे से किया जाने लगा, मगर ये सब कुछ परी को बचा नहीं पाया। और एक दिन अपने माता पिता को दुनिया में अकेले छोड़कर परी भगवान के पास चली गई। जब वो इस घर में आई थी तब उसने बड़े शौक के साथ वो फवारा वहां लगवाया था और परी की वो सुंदर सी मूर्ति उसी ने लगवाई थी। उसके छाने के बाद सनातन बाबू ने इसे ही उसकी निशानी समझ ली और अपनी यादों में परी को उन्होंने हमेशा जिंदा रखा। इसीलिए वो बोर्ड वहां लगा है। परी यहाँ उनके लिए उस मूर्ति में जिंदा थी। धीरे धीरे सनातन बाबू की मानसिक स्थिति खराब होने लगी। वो घंटों परी की मूर्ति के सामने बैठे रहते, लोगों से कहते एक दिन उसकी परी जिंदा हो जाएगी, वो मरी नहीं है, वो गुस्सा कर पत्थर के रूप में खड़ी है। वो रोज इसी तरह बैठकर अपनी परी को वहां बुलाएंगे और एक दिन वो पत्थर की मूर्ति एक बार फिर से उनकी बेटी परी में बदल जाएगी। सालों वो ऐसा ही करते रहे, मगर कुछ नहीं होना था, सो कुछ नहीं हुआ। फिर एक दिन उन्माद में भरकर उन्होंने लोहे के बड़े रॉड से परी की मूर्ति को मारना शुरू किया। हो जिंदा, फिर से आ मेरी बेटी बनकर। तू कहीं नहीं गई है, तू यही है, तुझे जिंदा होना होगा। मारते मारते अचानक ही परी की मूर्ति की गर्दन टूटकर जमीन पर गिर पड़ी। किसी तरह से लोगों ने उन्हें शांत किया। अगली सुबह मूर्ति के पास वाले पेड़ में सनातन बाबू की लाश मिली, फांसी में झूली हुई। उसके बाद से इस घर में जैसे मौत का तांडव होने लगा। सब मारे गए, कोई नहीं बचे बाबू, कोई नहीं बचे। उसके बाद से आसपास के गांव के लोग इस घर में एक लड़की को घूमते हुए देखते हैं जो यहाँ रहती है और रातों को जंगल में जाकर रोती है और जिसे भी वो लड़की दिखाई देती है उसे अपने ही परिवार के मरे हुए लोग दिखते हैं। एक न एक बार जरूर दिखते हैं बाबू, हाँ जरूर दिखते हैं। आप लोगों को नहीं दिखी? आग तब तक बुझने आ गई थी। हम सभी दोस्तों को अब महसूस हो रहा था उस जंगल में हमारे अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जो हमें घेर कर खड़े हैं, जिन्हें हमने कभी ना कभी अपने परिवार से खो दिया है। वो सभी हमारे साथ थे मगर अब मौत की चिर निंद्रा में सो गए हैं। इस वक्त हमारे चारों ओर खड़े होकर हम लोगों को देख रहे हैं। बेरी बब्बू, बेटा बब्बू, अरविंद, मेरे लाल अरविंद। और इसके साथ साथ हम लोग की जैसे सांसें बंद हुए चली जा रही थी। एक पल को हम लोगों को ऐसा लगने लगा था हमारी सांसें बंद होती चली जा रही है। हम लोगों के होश आया सुकुड़ की भौंकने की आवाज से। चौंकर हम सब जब उठे तो पाया कड़कड़ाटी ठंड में रात भर हम उसी खुले मैदान में पड़े हुए थे। बेहोशी की हालत में हम सभी चौंक पड़े थे। सारी रात हम लोग इस खुले आंगन में पड़े रहे। हम सबको लग रहा था हम सब बीमार से हो गए हैं।
वैसे भी रात भर ठंड में खुले में पड़े रहना कितना खतरनाक हो सकता है ये कोई भी समझ सकता है। सिर दुख रहा है, किसी किसी को बुखार सा महसूस हो रहा है, बदन में दर्द है। अचानक पप्पू बोल पड़ा, ये महुआ पी के ही हम लोगों ने गड़बड़ी की है। नशे में नहीं आते तो शायद ये सब नहीं होता और रामफल काका भी ऐसी वैसी बातें न बकते और हम लोग भी विश्वास नहीं कर लेते। मगर ये सुकू इतना क्यों भौंक रहा है? अरविंद बोल पड़ा। क्या हो गया है इसे सवेरे सवेरे? चाचा ही कहाँ गए यार? अरे चाचा, ओ चाचा, अरे अपने सुकड़ू को चुप कराओ यार, कितना भौंक रहा है। लेकिन रामफल चाचा की कहीं से भी वापस आवाज नहीं आई। सुकड़ू जैसे हमें कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा था। ये लगता है हमें कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा है। हाँ, मगर क्या? हमें वो बार बार फव्वारे के पास ले जाने की कोशिश कर रहा था। हम सब भी उसके पीछे पीछे चले गए। एक ठंड की ओस भरी अल सुबह में फव्वारे के उस गंदे पानी में झांककर हम लोगों ने जो देखा उसे शायद हम सारी उम्र नहीं भूल पाएंगे। झरने फव्वारे के मोटे लोहे के साथ चाचा के पैर रस्सी से बंधे हुए थे। शरीर टब में अंदर की ओर लटक रहा था। चाचा की एक आंख से गिर रहा था खून और पानी में उनका मरा हुआ शरीर धीरे धीरे लहरा रहा था। अचानक मुझे याद आ गया चाचा की कही वो बात। ये कहानी बोलना सख्त मना है बाबू, वरना बोलने वाले की मौत निश्चित है। हम सबकी मौत को रामफल काका अपने ऊपर लेकर इस दुनिया से चले गए। लौटने से पहले एक बार हमें पुलिस स्टेशन जाना पड़ा था। आफ्टर ऑल लाश का मामला था। मगर पुलिस स्टेशन जाकर जो कुछ भी हमने सुना हम और चौंक पड़े थे। पुलिस ने बताया कि रामफल काका का दिमाग खराब था। उस घर में वो अकेले ही रहते थे। इस वजह से आसपास के गांव वाले भी उस घर की तरफ कभी नहीं जाते थे। कोई भी उस घर में उनके अलावा नहीं रहता था। एक तरह से मरकर वो फुर्सत ही पा गए हैं। उस दिन बेहद दुखी मन से हम सब घर आने के लिए ट्रेन में बैठ गए। मेरा फोन तो चालू ही नहीं हुआ, इस वजह से बंद पड़ा था। मगर बाकी सब लोगों ने जो जो फोटोज वहां खींची थी वो सब उनके कैमरे में थी। पिकनिक की, रात को डांस की, घूमने फिरने की, मस्ती मजाक की, बस नहीं थी तो रामफल काका, सुकड़ू और उस घर की कोई भी फोटो। ऐसा लगा था जैसे किसी ने सबके फोन में से वही फोटोज चुन चुन कर इरेज कर दी हो। मगर सबने यही कहा, उन लोगों ने फोटोज तो खींची थी, फिर वो फोटो गई कहां? हम सब आश्चर्यचकित हो गए थे। मन ही मन हम सब ने वादा किया कि ये कहानी हम कभी किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। जिंदगी में कभी किसी को नहीं बताएंगे अपने इस मैन पार्ट ट्रिप और उसमें क्या हुआ था इसके बारे में। शायद शेयर करने से रामफल चाचा की तरह ही हमारी हालत भी हो सकती थी। मगर आज पूरे 10 साल बाद मैं इस कहानी को शेयर करने के लिए मजबूर हुआ, क्योंकि आज सवेरे से मेरे फेसबुक पर लाइक्स और कमेंट्स की जैसे बाढ़ आई हुई थी। नींद से उठकर जैसे ही फेसबुक ओपन किया मैं चौंक सा गया। फेसबुक में आज से 10 साल पहले खींची वही परी की मूर्ति की तस्वीर थी, मगर
मगर उस दिन तो मैं खींचना चाहकर भी ये फोटो खींच नहीं पाया था। मेरे मोबाइल में ये फोटो आने से पहले ही मोबाइल बंद हो गई थी, मगर आज वो मेरे फेसबुक प्रोफाइल पर शेयर थी और इसके साथ ही परी की पूरी कहानी लिखी हुई थी और उस पर थे ढेर सारे लाइक्स और कमेंट्स को स्क्रॉल करते करते अचानक एक कमेंट पर मेरी नज़र पड़ गई और नज़र पड़ते ही साथ मेरे हाथ वहीं रुक गए। मैंने उस प्रोफाइल को ओपन करके देखा। उसमें प्रोफाइल पिक्चर में लगी हुई थी एक व्यक्ति की फोटो जिसका आधा चेहरा चादर से ढका हुआ था। दिख रही थी तो 2 आंखें, जिनमें से एक आंख कैटरेक्ट की वजह से खराब थी और दूसरी आंख जैसे मुझे घूर रही थी। मैं चौंक पड़ा था। ये चेहरा तो बहुत जाना पहचाना लग रहा है। रामफल काका। मेरे प्रोफाइल पर किए गए कमेंट में लिखा था, अब आपका टर्न।